चरमपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर एनआईए ईडी तमाम राज्यों की पुलिस का ताज़ा क्रैकडाउन बता रहा है कि केंद्र सरकार इस संगठन पर पाबंदी लगाने की घोषणा कभी भी कर सकती है। पीएफआई चूंकि इस बैन को कोर्ट में ज़रूर चुनौती देगा, इसलिए सरकार सबूतों के साथ ही बैन लगाना चाहती है। पीएफआई पर बीच बीच में सरकारी एक्शन हो रहे थे, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर पहली बार कार्रवाई हुई है। पीएफआई पर केरल में आरएसएस कार्यकर्ताओं की हत्या का संगीन आरोप है। बिहार में पिछले दिनों पीएफआई से जुड़े ऐसे लोग पकड़े गए हैं जिन पर प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की साजिश रचने का आरोप है। केरल समेत कई राज्यों में पीएफआई आरएसएस के काम पर नज़र रखता है और कानूनी तौर पर शिकायतें दर्ज कराता रहता है। कर्नाटक में बजरंग दल के हथियार ट्रेनिंग कैंप के खिलाफ उसकी शिकायत ने बोम्बई सरकार के लिए मुसीबत खड़ी कर दी थी। पीएफआई पर पिछले दिनों कर्नाटक में हिजाब आंदोलन चलाने, हलाल मीट, रामनवमी पर हिंसा जैसे तमाम मुद्दों को लेकर आरोप लगाए गए। इससे पहले सीएए, एनआरसी, नूपुर शर्मा के बयान के बाद यूपी में हिंसा और शाहीन बाग आंदोलन के दौरान भी पीएफआई का नाम आ चुका है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के दंगों के पीछे भी पीएफआई का नाम आया था। यह बात अलग है कि उस दंगों में सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक 53 लोग मरे थे, जिसमें 40 मुसलमान और 13 हिंदू थे। गुजरे सालों में मुस्लिम छात्रों ने सिमी संगठन खड़ा किया था, जिस पर कांग्रेस शासनकाल में बैन लगा। वो बैन अब तक जारी है। सिमी में उस समय अब्दुल रहमान और अब्दुल हामिद भी थे। सिमी पर बैन लगने के बाद इन्हीं लोगों ने पीएफआई स्थापित की और इसके अलावा एक राजनीतिक पार्टी एसडीपीआई यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया भी बनाई गई। पीएफआई का काम सोशल वर्क था, जबकि एसडीपीआई राजनीतिक रूप से सक्रिय की गई, लेकिन पीएफआई ज़्यादा बदनाम हुई। आरएसएस और बीजेपी ने ही सबसे पहले पीएफआई पर बैन लगाने की मांग की। 2014 में केंद्र में और 2018 में बीजेपी की सरकार कई राज्यों में आ चुकी थी। बीजेपी चाहती तो वो एक साथ अपने राज्यों में संगठन पर बैन लगवा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इस प्रयोग की शुरुआत 2018 में झारखंड से हुई। पीएफआई पर सबसे पहले 2018 में झारखंड की तत्कालीन बीजेपी सरकार ने बैन लगाया था, लेकिन 6 महीने बाद रांची हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगा दी। लेकिन 6 महीने बाद बीजेपी सरकार ने फिर से पीएफआई पर बैन लगा दिया। लेकिन 2019 में बीजेपी झारखंड में बुरी तरह हार गई, लेकिन सरकार जाने से पहले 12 फरवरी 2019 को उसने पीएफआई पर फिर से बैन लगा दिया। अब पीएफआई की पाबंदी से मुक्ति की अपील झारखंड सरकार के पास पेंडिंग है। इस पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। झारखंड के अलावा किसी और बीजेपी शासित राज्य ने बैन नहीं लगाया। 2018 में जब झारखंड हाई कोर्ट ने बैन हटाया था, तो उस समय कोर्ट ने कहा था कि पुलिस या जांच एजेंसी एक भी सबूत पीएफआई के खिलाफ पेश नहीं कर सकी है, जिसके आधार पर बैन को जारी रखा जाए। कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी ने पहली बार 2010 में पीएफआई पर एक डोसियर बनाया था, जिसने समूह को इस्लामिक संगठनों का एक परिसंघ जो प्रतिबंधित इस्लामिक आतंकवादी स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया सिमी के साथ सहयोग कर रहा था। आईबी ने इस डोसियर में कहा था कि नागरिक मंच, गोवा सामुदायिक सामाजिक और शैक्षणिक सोसाइटी, राजस्थान नागरिक अधिकार सुरक्षा समिति, पश्चिम बंगाल यंग सोशल फोरम, मणिपुर और सामाजिक न्याय संघ, आंध्र प्रदेश जैसे संगठन सभी पीएफआई के बढ़ते नेटवर्क का हिस्सा थे। 2017 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने गृह मंत्रालय में एक और व्यापक डोसियर पेश किया। 2017 से ही बीजेपी और आरएसएस पीएफआई को बैन करने की आवाज़ प्रमुखता से उठा रहे हैं। पीएफआई पर बैन को बल 2020 के बाद ज़्यादा मिला, जब मुस्लिम सूफियों के संगठन सूफी खान का एसोसिएशन ने ज़मीन पर उतरकर इसे बैन करने की मांग शुरू कर दी। एनआईए ने अपने डोजर में पीएफआई का संबंध आतंकवाद से बताया है। कई इस्लामिक संगठनों के साथ पीएफआई के संबंधों को सूचीबद्ध किया गया है। गुरुवार को जब देश भर में पीएफआई पर क्रैकडाउन की खबरें खासतौर पर टीवी चैनलों पर आने लगीं, तो उनमें एक बात कॉमन थी, जिसमें एनआईए के हवाले से कहा गया था कि पीएफआई आतंकवाद का सबसे बड़ा मॉड्यूल है। इस क्रैकडाउन से पीएफआई पर देशव्यापी बैन का रास्ता साफ हुआ है।
एनआईए ने 2020 में अपनी रिपोर्ट में कहा था कि पीएफआई दरअसल नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट एनडीएफ का दूसरा अवतार था, जिसे 1993 में बाबरी मस्जिद विध्वंस और उसके बाद के दंगों के बाद बनाया गया था। एनआईए की इस रिपोर्ट के मुताबिक एनडीएफ ने बाद में तमिलनाडु के एमएनपी, कर्नाटक के केएफडी, सिटीजन फोरम गोवा, कम्युनिटी सोशल एंड एजुकेशनल सोसाइटी राजस्थान, नागरिक अधिकार सुरक्षा समिति आंध्र प्रदेश आदि के साथ विलय कर पीएफआई का गठन किया। पीएफआई के गठन की घोषणा पहली बार 9 नवंबर 2006 को बेंगलुरु में की गई थी। पीएफआई के राजनीतिक मुखौटे एसडीपीआई ने केरल में पंचायत चुनावों में हिस्सा लिया था। एनआईए ने अपने डोजियर में पीएफआई और उसकी राजनीतिक शाखा एसडीपीआई को बेंगलुरु विस्फोट मामले, केरल के प्रोफेसर की हथेली काटने का मामला, केरल लव जिहाद मामले में शामिल होने के लिए सूचीबद्ध किया था। जून 2022 में गोवा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल में हिंसा भड़क गई थी। इस हिंसा से पहले ही सूफी खान का एसोसिएशन ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर इस बात की आशंका जाहिर की थी कि पीएफआई पर्व के दौरान कुछ कर सकती है। पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी का मामला गरमाने के बाद यूपी, एमपी, गुजरात में जुमे वाले दिन मुसलमानों ने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किए थे, जिसकी शुरुआत यूपी के कानपुर से हुई थी। सबसे पहले कानपुर में ही हिंसा भड़की थी। तब भी सूफी खान का एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी ने इस बात का दावा किया था कि हिंसा के पीछे पीएफआई का हाथ है, जिसके बाद केंद्रीय जांच एजेंसियों की रिपोर्ट में भी कहा गया था कि इन प्रदर्शनों के पीछे पीएफआई थी, जिसने मुसलमानों से प्रदर्शन का आह्वान किया था। हालांकि इन प्रदर्शनों के बाद वहां की बीजेपी सरकारों ने मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर भेजकर कार्रवाई की। बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई। मोहम्मद आसिम सिद्दीकी, दस्तक लाइव न्यूज़।